सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका रावत। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक की दूसरे पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे, जो कि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम दादी माँ पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादें लिखी हैं, अपनी दादी माँ के साथ बिताए हुए पल लिखे हैं और उन पलों को याद करके लिखा है। याद करके जब कोई लेख लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं, तो संस्मरण विधा में दादी माँ पाठ लिखा गया है। पाठ को शुरू करने से पहले मैं पाठ में आए हुए हिंदी के 12 महीनों के बारे में बता देती हूँ। हिंदी कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं, जिनका नाम है, पहला है चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा सावन, छठवां है भाद्रपद, सातवां आश्विन, इसे क्वार का महीना भी कहते हैं, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ, 12वां फाल्गुन। इस पूरे पाठ में लेखक ने इन हिंदी महीनों का जिक्र किया है। चलिए अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अर्थात लेखक अपनी कमज़ोरी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बीसों गर्मी, बरसात और वसंत, 20 साल की गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन प्राय अनमना सा हो जाता है, प्राय बेचैन सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र, जो मेरे हितैषी मित्र हैं, मेरा अच्छा चाहने वाले मित्र हैं, वो मुझे खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अब मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, पर मेरे सामने किसी की शीतल छाया नाच उठती है, यानी कि लेखक के सामने उनकी दादी माँ का चित्र दिखाई देता है और वो सोचते हुए कहते हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के शिवान से बहकर आए हुए मौथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि क्वार के दिन आ गए। क्वार अश्विन का महीना, यह सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। तो इस समय पानी ही पानी, जून जुलाई में बारिश से पानी भर जाता है और जो क्वार का महीना जब आता है उस टाइम पे उस समय पानी ही पानी हिलोरे लेता रहता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक सोच रहे हैं, दूर के सिवान से, दूर से बहकर मौथा और साई एक प्रकार की घास है और वह सूरज की गर्मी से अधगली मतलब आधा गली हुई हो गई है। गेहूँ और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासें, ये घेऊर और बनप्याज भी एक प्रकार की घास है। इसके बीज भी सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध, और जो इनके बीज हैं वह भी सूरज की गर्मी से पानी में सड़ करके एक विचित्र अलग सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं और सूरज की गर्मी से कीचड़ भी सूख गया है और जो गांव के लड़के हैं, इस जहां पर पानी भरा हुआ है, तालाब जलाशय, उसमें कूद करके नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब लेखक कह रहे हैं अपनी अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। वो कह रहे आषाढ़ के महीने में अगर आम और जामुन नहीं मिले तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, और अगहन का महीना होता है माघ का महीना, इसमें अगर चूड़ा और गुड़ न मिले तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, दुख नहीं होता था। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़
की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं। और वो कह रहे हैं चैत के महीने में मुझे लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं होता था, पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। पर वो कह रहे हैं कुंवार के दिन में अगर मैं इस झाग भरे जल में नहीं नहाता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। वो कह रहे हैं मैं जब इस जलाशय में कूद कर के नहाया था तो मैं बीमार हो गया था, तो 2-1 दिन ही मुझे हो रहे थे और मुझे यह जो हल्की बीमारी थी वो मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे की बात। लेखक कह रहे हैं जब मुझे गांव में ज्वर आता था तो मैं वहाँ पर दिन भर नींबू और साबूदाने की खिचड़ी खाता था, पर अब जब मुझे ज्वर आया है तो बुखार जो मुझे आया है वो चढ़ता ही गया। जब मुझे ज्वर आया मैं रजाई मैंने अपने ऊपर ली, और जब ज्वर उतरा तो रात के 12 बजे उतरा। फिर लेखक अपनी पिछली बातों को याद करते हुए कह रहे हैं दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। वो कह रहे हैं अब सोच रहे हैं वो पिछली बातों को, कि कह रहे हैं जब मैं दिन में जब मुझे बुखार थे, ज्वर थे, तो मैं लेटा हुआ था तो दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। दादी माँ उस समय नहाकर आई थी उस झाग वाले जल में, वो भी उस जलाशय वाले जल में ही नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब जब दादी आई मेरे पास तो उन्होंने मेरे सर पर मेरे बदन को छुआ और मुझे ज्वर का अनुमान दादी ने लगाया। और दादी ने क्या किया देखिए, दादी ने किसी चबूतरे से, किसी चौराहे से मिट्टी लेके आई थी दादी, उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी मुंह में डाली, मेरे मुंह में उस मिट्टी को डाली, माथे पर लगाए और मेरे माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती और मेरी दादी मेरे चारपाई के पास ही मेरे पास बैठी रहती थी। कभी पंखा झलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और जब वो मेरे पास बैठी रहती तो मुझे पंखा भी करती और ठंडे कपड़े से मुझे सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार और कई बार मुझे छू छू करके बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चले गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब दादी माँ की आदत थी कि दादी माँ घर वालों को परेशान करती थी और उन्हें बार बार क्वेश्चन करती थी, प्रश्न करती थी उनसे कि खिचड़ी ठीक से पक गई है, कोई बाहर से तो नहीं आया सीधे अंदर, ऐसे करके घर वालों को परेशान करती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब दादी माँ थी, उनको जो गवई, उनके गांव का नाम था गवई गांव, उस गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम उन्हें याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचते और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप सपाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक कह रहे हैं दादी माँ जब मुझे बुखार आता था तो छू छू करके मेरा बुखार का अनुमान लगाती थी
और ऐसे ही वो गांव में किसी को भी अगर बुखार आता था उनका भी बुखार का अनुमान लगाती थी। और कह रहे हैं कि दादी माँ मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता तो चादर गिलाफ नहीं बदले जाते, तो दादी माँ गुस्सा करती थी। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाते। लेखक कह रहे हैं बुखार तो मुझे अभी भी आ रहा है, नौकर पानी दे जा रहा है। मैस महाराज अपने जो खाना बनाने वाला है वो खिचड़ी भी बना रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी आकर नाड़ी भी देख रहे हैं। कुनैन मिक्सचर एक प्रकार की दवाई है। सीसी की तिताई से डर से और उसके जो कड़वे के डर से मेरा बुखार उसे देखकर ही भाग जाता है। पर न जाने ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। पर न जाने क्यों मुझे ऐसे बुखार को बुलाने का अब जी नहीं होता, मेरा मन नहीं होता। तो बच्चों, अब आप पाठ 2 दादी माँ का प्रथम भाग ध्यान से पढ़ेंगे और दिया गया कार्य करेंगे। धन्यवाद।